नमस्कार। आज हम थोड़ी गहरी बात करेंगे युगांडा के पूर्व शासक ईदी अमीन दादा के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, ईदी अमीन, उन्हें अक्सर युगांडा का कसाई भी कहा जाता है। बिल्कुल। और उनका जो शासनकाल था वो अफ्रीकी इतिहास के शायद सबसे रक्तरंजित दौरों में से एक माना जाता है। सही कहा। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्या बताते हैं, वो सत्ता में कैसे आए, उनके वक्त में क्या खास घटनाएं हुई, और उनकी वो जो क्रूरता और अजीब व्यवहार की बातें हैं वो कितनी सच है, और आखिर में उनकी विरासत क्या रही। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि एक फौजी अफसर जिसका शुरू में तो स्वागत हुआ था, वो इतनी जल्दी जुल्म और डर का प्रतीक कैसे बन गया। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये भी कि उन्होंने खुद को उपाधियां दी थीं, अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड का राजा। हाँ, वो तो था ही। चलिए शुरू से देखते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ। तो जानकारी के मुताबिक उनकी शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना से हुई थी, किंग्स अफ्रीकन राइफल्स यानी KAR। जी हाँ, उस जमाने में फौज में शारीरिक ताकत बहुत मायने रखती थी तरक्की के लिए, और अमीन इसमें काफी अच्छे थे। तो वहीं से वो आगे बढ़े। हाँ, और फिर आया 1971 का साल, जब राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे देश से बाहर थे। इन्होंने फौजी तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, तो ओबोटे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। बिल्कुल। और शुरू में तो कुछ लोगों ने राहत महसूस की कि चलो ओबोटे गए, लगा के शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। वो राहत बहुत जल्दी खौफ में बदल गई। जैसा स्रोत बताते हैं, उनका शासन तेजी से तानाशाही और बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गया। ये हिंसा कितनी भयानक थी? आंकड़े तो काफी डरावने लगते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। उनके करीब 8 साल के राज में 1971 से 79 तक अंदाजा है कि 1 लाख से लेके 5 लाख लोगों तक को मार दिया गया। 1 से 5 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कौन थे ये लोग? निशाने पर मुख्य रूप से राजनीतिक विरोधी थे, फिर कुछ खास जातीय समूह जैसे अचोली और लेंगो, और पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी, जो भी आवाज उठा सकता था। और वो 1972 वाला वाकया जब एशियाई लोगों को निकाला गया था। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। 60,000 से ज्यादा एशियाई मूल के लोग, जिनमें ज्यादातर भारतीय और पाकिस्तानी थे, और कई तो युगांडा के ही नागरिक थे। उन पर आर्थिक तोड़फोड़ का इल्जाम लगाकर देश से निकाल दिया। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि युगांडा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, क्योंकि व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों के हाथ में था। और उनकी खुफिया पुलिस का भी जिक्र आता है, स्टेट रिसर्च ब्यूरो। हाँ, SRB। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत कुख्यात थी। यातना देना, लोगों को गायब कर देना, ये सब उनके काम थे। ऐसी भी खबरें हैं कि अमीन खुद हत्याओं का आदेश देते थे या कभी कभी देखते भी थे। ये तो क्रूरता की हद है। और इसके साथ साथ उनका वो अजीब व्यवहार, खुद को डॉक्टर, बॉक्सिंग चैंपियन, और क्या था वो, स्कॉटलैंड का आखिरी राजा। हाँ, ये उपाधियां, ये समझना मुश्किल है कि ये सिर्फ उनकी सनक थी या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी। क्या लगता है, स्रोत क्या इशारा करते हैं? शायद दोनों का मिला जुला रूप। ये उपाधियां उनकी सत्ता को और मजबूत करने, एक अप्रत्याशित और डरावनी छवि बनाने का तरीका भी हो सकती हैं, ताकि लोग डरें। और उनकी विदेश नीति भी तो बड़ी अस्थिर थी। बिल्कुल। कभी पश्चिम की तारीफ, तो अगले ही पल लिबिया, सोवियत संघ या फिलिस्तीनियों के साथ खड़े नजर आते थे। कोई ठिकाना नहीं था। नरभक्षण के आरोपों का क्या वो सच थे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इनका जिक्र बार बार आता है, जिसने उनकी छवि को और ज्यादा भयावह बना दिया। इतना सब होने के बाद उनका पतन कैसे हुआ फिर? 1978 में उन्होंने एक बड़ी गलती की, तंजानिया पर हमला कर दिया। अच्छा, पड़ोसी देश पर हमला। हाँ, और इससे जंग छिड़ गई। तंजानिया ने पलटवार किया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, अंदरूनी तौर पर भी, जैसा कुछ विश्लेषण बताते हैं, उनका शासन खोखला हो चुका था। अर्थव्यवस्था बर्बाद थी, लोगों में गुस्सा था। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों दबाव थे। बिल्कुल। आखिरकार 1979 में तंजानिया की फौज और युगांडा के ही कुछ निर्वासित लड़ाकों ने मिलकर राजधानी कंपाला पर कब्जा कर लिया, और अमीन को भागना पड़ा। हाँ, पहले लीबिया गए, फिर इराक, और आखिर में सऊदी अरब पहुंचे। वहीं रहे वो 2003 में अपनी मौत तक। और कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने किए पर कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। उनकी कहानी पर तो फिल्में भी बनी हैं। वो ऑस्कर वाली फिल्म द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हाँ, 2006 में आई थी। फॉरेस्ट विटेकर ने अमीन का किरदार निभाया था। बहुत दमदार एक्टिंग थी। दिखाया था कि कैसे वो करिश्माई भी थे और उतने ही खौफनाक भी। वो तानाशाही पागलपन का एक तरह से चेहरा बन गए। लोग उनकी तुलना हिटलर या सद्दाम हुसैन जैसों से करते हैं। सही बात है। और युगांडा पर उनके शासन के निशान आज भी बाकी हैं। आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक,
बहुत गहरे जख्म हैं। उनका नाम आज भी हिंसा और आतंक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी एक अजीब बात है, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं कि आज भी युगांडा में कुछ लोग हैं जो उन्हें उनकी राष्ट्रवादी नीतियों या उस मजबूत लीडरशिप के लिए याद करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इतिहास और लोगों की यादें कितनी जटिल होती हैं। एक ही शख्स की अलग अलग छवियां हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ईदी अमीन का दौर क्रूरता, मानवाधिकारों का भयानक हनन, आर्थिक बर्बादी और लाखों लोगों की अनस्पीकेबल पीड़ा का दौर था। और उनकी वो अजीब शख्सियत, वो उपाधियां, उन्होंने शायद उनकी तानाशाही की उस डरावनी सच्चाई को और भी ज्यादा उभार दिया। बिल्कुल। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि कैसे कोई इंसान इतनी तेजी से एक उम्मीद से बदलकर जुल्म का ऐसा प्रतीक बन सकता है, और कैसे एक नेता की क्रूरता का असर किसी देश पर दशकों तक रह सकता है। ये बात कि युगांडा में आज भी उनकी यादें बटी हुई हैं, ये हमें इतिहास और स्मृति की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती है।